हम लोग चर्चा कर रहे हैं मसनूई ग्रहों के बारे में। कल हमने बात की थी मसनूई ग्रह क्या होता है और जब किसी कुंडली को हम समझना चाहते हैं तो किस प्रकार से ये मसनूई ग्रह हमारे को फलित करने में मदद पहुंचाते हैं। मसनूई ग्रह एक ही ग्रह के दो हिस्से हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, पर दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स वाले प्लेनेट को जब हम मिलाते हैं, उस मिलाने से जो नई चीज बनती है वो ही मसनूई ग्रह है। अगर वो दो टुकड़े भाव के अलग अलग जगहों पर भी बैठ करके, यानी कि दो अलग टुकड़े कुंडली के अलग अलग भाव में भी बैठे हैं और वहां पर उनके हालात अच्छे हो जाएं, तो जो ग्रह उन दोनों के मिलाने से बनता है वो ग्रह भी अच्छा हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। अगर वो दो टुकड़े अलग अलग भाव में बैठकर अगर कमजोर पड़ जाते हैं तो वह प्लेनेट जिसके ये दो टुकड़े हैं वो भी कमजोर माना जाएगा। फलित करने में ताकत एक अलग चीज है, जो मैंने आपको बताया था। भाव की ताकत, ग्रह की ताकत और कारक की ताकत। ताकत आपको ये समझाती है कि रिजल्ट कितना मिलेगा, परिणाम कितना मिलेगा। अच्छा और बुरा ये तो डिसाइड करता है परिस्थिति के ऊपर। अगर कोई ग्रह बुरा है पर शक्तिशाली है, यहां पर भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। जैसे ही हम कहते हैं ये ग्रह अच्छा नहीं है, स्टूडेंट उसको कमजोर भी मान लेता है। बुरा ग्रह भी शक्तिशाली हो सकता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े बड़े दुख आते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस आते हैं, जबकि कुछ लोगों के जीवन में वो चैलेंजेस बहुत छोटे स्तर पर आते हैं। जिन लोगों की कुंडलियों में बड़े चैलेंजेस हैं, उनका सीधा सीधा मतलब है कि कुंडली के बुरे ग्रह ज्यादा शक्तिशाली हैं। कुंडली के बुरे योग ज्यादा पावरफुल हैं और जो अच्छे कॉम्बिनेशन हैं वो कमजोर है। तो जब भी कभी बहुत ज्यादा दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो समझ लेना इसकी कुंडली का बुरा ग्रह कुंडली को डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन है। अगर कोई व्यक्ति सुखी है, आनंदित है, तो इसका मतलब कुंडली के शुभ ग्रह डोमिनेशन में है, यानी कि ताकत में है। एक अच्छा ज्योतिषी वही होता है जो इस ताकत को पहचान लेता है। ग्रह अच्छा है या बुरा है ये तो बहुत आसान मामला है। सबसे कठिन जो फलित करने में कठिनाई आती है
और जिसकी तलाश आप लोग कर रहे हो वो यही है कि हम ग्रह की ताकत को कैसे पहचाने, भाव की ताकत को कैसे पहचाने, कारक के ताकत को कैसे पहचाने। अगर ये सही सही आइडिया लगाने में कामयाब हो जाओ तो फिर फलित बहुत आसान हो जाता है। फिर तो केवल मात्र आपको स्टेप्स बनाने आने चाहिए। अगर आपने स्टेप सही ढंग से बना दिए, फिर कुंडली कैसी भी क्यों ना आपके सामने आ जाए, आप उसके बारे में काफी कुछ समझाने में और समझने में कामयाब हो जाते हैं। अब इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जो कि मसनूई ग्रह के बारे में चल रहा था। यदि कुंडली में शुक्र और बृहस्पति दोनों एक साथ बैठे हैं, बृहस्पति और शुक्र ये दो ग्रह अगर कुंडली के किसी एक भाव में बैठ जाएं तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा इन दोनों के मिलने से शनि ग्रह बनता है। ये दिमाग में रखना, शुक्र और बृहस्पति के मिलने से शनि ग्रह बनता है। दोनों के दोनों गुरु हैं। जब भी ये एक भाव में बैठेंगे, एक तो व्यक्ति को गूढ़ ज्ञानी बना देते हैं। गूढ़ ज्ञानी का मतलब क्या? एक व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करता है, या कहें एक व्यक्ति ज्ञान को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करके रखता चला जाता है। परंतु ज्ञान ज्यादा होने पर भी ये समझ नहीं पाता कि मैं जीवन कैसे जीऊं। तमाम अध्यात्म, योग, मंत्र जाप का नॉलेज लेने के बाद भी वो अपनी लाइफ के स्टेप्स नहीं बना पाता और साथ में अनक्लियर रहता है, अनडिसाइसिव रहता है, कंफ्यूज रहता है कि मैं योग करूं या भक्ति मार्ग पकड़ूं या हठ मार्ग पकड़ूं या ज्ञान मार्ग में जाऊं। कंफ्यूज्ड, वो एक ट्रैक, वो एक रोड नहीं बना पाता। पर मार्केट में वो कहलाएगा ज्ञानी आदमी, क्योंकि उसके पास ज्ञान का संग्रह है। गूढ़ ज्ञानी कौन होगा? जो जानता है ज्ञान का सदुपयोग कैसे किया जाता है, स्वयं करता है, दूसरों से करवाता है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है कि लाइफ में ये इसका मतलब ये होता है और मुझे इस स्थिति में ये डिसीजन लेना चाहिए। डिसाइसिव लाइफ उसकी होती है। अगर वो फैसला लेता है कि मुझे आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करना है, तो आनंद का ज्ञान भी लेता है और आनंद के साथ जीना कैसे है वो भी जानता है। ये गूढ़ ज्ञान है। बहुत गहराई में बैठ करके लिया गया ज्ञान गूढ़ ज्ञान कहलाता है। अभी गहराई क्या है? गहराई में आखिर कैसे बैठा जाए? जब हम या कोई भी शिष्य समर्पण भाव से गुरु के सानिध्य में या गुरु के श्री चरणों में
पूर्ण समर्पित होकर के विनम्रता पूर्वक केवल एक ध्यान रखता है, वो है गुरु के मुख से निकलने वाले शब्द। जब उन शब्दों का ध्यान करता है और उन शब्दों का मनन करता है तो व्यक्ति गूढ़ ज्ञानी हो जाता है। शब्द कानों तक पहुंचे ये बड़ी बात नहीं। इस संसार में पता नहीं कितने शब्द प्रतिदिन हमारे कानों में पहुंच रहे हैं, अलग अलग रास्तों से, अलग अलग मार्ग से पहुंच रहे हैं, और वो शब्द हमारे अंदर प्रवेश करेंगे कि नहीं, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। फिर प्रवेश कर गए तो वो हमारे भीतर तक उतरेंगे कि नहीं, इस बात पर भी क्वेश्चन मार्क है। जो ज्ञान, जो शब्द हमारे भीतर उतर जाए वही गूढ़ ज्ञान है। तो ये योग भी कुछ ऐसा ही योग है जहां पर दो गुरु बैठे हैं और दो गुरु मिलकर के शनि का निर्माण कर रहे हैं। शनि कौन? शनि वही जो जीवन में हमें बताता है कि तपस्या की ताकत क्या होती है, तप का महत्व क्या है। शनिदेव हमें तपस्या सिखाते हैं, तप करना सिखाते हैं, पुरुषार्थ करना सिखाते हैं, कर्म योग हमें सिखाते हैं। मैंने कहा कर्म योग, और कर्म योग को वही समझेगा जो गूढ़ ज्ञानी होगा। कर्म के महत्व को वही समझेगा जो गूढ़ ज्ञानी होगा। दो गुरु हैं, दोनों के विचार अलग, दोनों की सोच अलग है, पर दो विपरीत धारा के व्यक्ति जब एक साथ बैठते हैं तो शनि जैसा महान ग्रह बनता है। ये लाल किताब की खूबसूरती है। जो उन्होंने सूत्र घड़े हैं वो कमाल के सूत्र हैं। इन सूत्रों को आप जहां मर्जी लगाएंगे, इसके गहरे समुद्र में उतरते चले जाएंगे, बहुत गहराई में उतरते चले जाएंगे आप। लाल किताब इतनी डीप हो सकती है, ऐसा हमने सोचा भी। हमें तो लगता है सिर्फ याद कर लो, दोनों को जोड़ा और एक नया बन गया। इस नए बनने की प्रक्रिया की गहराई में जाना पड़ेगा। शनि वही है जो हमारे पितरों का उद्धार करते हैं। जिन लोगों के घरों में, जिन परिवारों में पितृदोष है, वो परिवार पितृदोष शांति करवा करवा करके थक गए हैं। तो आपने ये देखना है कहीं शनि की स्थिति खराब तो नहीं। जब तक शनि ग्रह प्रसन्न नहीं होंगे पितरों का उद्धार नहीं होगा। उद्धार से मेरा तात्पर्य है उनकी मुक्ति, उस योनि से मुक्ति जिस योनि में वो फंस गए हैं, उनको गति प्राप्त नहीं हो रही। शनि ही पितरों का उद्धारक है। इसलिए ये गुरु शुक्र का मिलन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जो पितृदोष है वो सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति को कमियों का एहसास कराता है। सब कुछ होते हुए भी आनंद और प्रेम जीवन से गायब कर देता है। हर तरह का रिलेशनशिप होते हुए भी उस रिलेशन में रस नहीं देता। अब रस की बात कहां से आ रही है? शुक्र आनंद रूपी रस है। शुक्र आनंद रूपी रस है। जिसके शरीर में ये निर्मित होता है उस शरीर को अथाह ऊर्जा से भर देता है, उसको प्रेम की ऊर्जा से भर देता है, और प्रेम से बड़ा तत्व इस संसार में नहीं है। गुरु का ज्ञान
और ज्ञान जो होता है वो शब्दों के माध्यम से स्थानांतरित होता है। मैं अगर आपको कुछ बात कह रहा हूं तो एक प्रकार से मेरे शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं। ये जो शब्द है यही बृहस्पति है। और जो रूप है, जो तस्वीर है, जो पिक्चर है, जो फिल्म है, वो शुक्र है। जब शब्द, ब्रह्म रूपी शब्द और रूप रूपी शुक्र दोनों आपस में मिलन करते हैं तो शनि जैसा ग्रह का निर्माण होता है। शनि जो कुंडली की ताकत को बताता है। शनि जितना मजबूत होगा उतना व्यक्ति गूढ़ ज्ञानी होगा। आप पॉइंट को समझिए। मैंने जब शनि ग्रह के बारे में बताया था तो मैंने कहा था मोस्ट डिप्लोमेटिक प्लेनेट, जो हमें डिप्लोमेसी बताता है। बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी को परेशान किए अपना काम निकलवाने में सक्षम शनिदेव। अब आपको समझ में आया कि शनिदेव ऐसे क्यों? क्योंकि उसमें शुक्र की पावर भी है और उसमें गुरु का ज्ञान भी है। उसमें चीजों को समझने की अद्भुत क्षमता है। इसलिए शनिदेव जिनके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं उन्हें करोड़ों अरबों रुपयों में खिलवाते हैं। शनिदेव जिन पर मेहरबान हो जाते हैं, शनिदेव का आशीर्वाद जिनके ऊपर पड़ जाता है, इस संसार की कोई भी ऐसी भौतिक विषय वस्तु नहीं जिसको मनुष्य प्राप्त ना कर सके। हर प्रकार का मेटेरियलिस्टिक सुख देने में सक्षम होते हैं शनिदेव। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह बहुत बढ़िया हो जाता है, उत्तम हो जाता है, वो सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। ये तो कहानी थी शनि के बनने की। पर शनि जब बनता है तो दो रूप लेकर के बनता है। एक है केतु का रूप और एक है राहु का रूप। यानी किसी की कुंडली में शनि केतु का रूप धारण कर लेता है और किसी व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव राहु का रूप धारण कर लेता है। आप लोगों को ये चीज जरूर समझनी है, कहीं गलती ना खाओ। शनि इंसान को जहां पुरुषार्थी और कर्म श्रेष्ठ बनाता है वहीं पर बहुत चालाक, होशियार और गड़बड़ करने वाला भी बना देता है। वो कैसे लाल किताब उसको समझा रही है वो हमें समझना होगा। बृहस्पति और शुक्र के मिलन से जो शनि बन रहा है वो शनि केतु वाला है, यानी केतु के समान। अब यहां पर केतु कौन सा लिया गया? पॉजिटिव केतु। पॉजिटिव केतु कौन है? जो साधु है, जो धर्म की पताका है, जो धर्म का झंडा लेकर के चलने वाला है, वो वाला केतु। वो केतु जिसके पास मैथमेटिक्स का ज्ञान है, वो केतु जो महीन मशीनरी का ज्ञान रखता है, ये वही केतु है जिसके पास वेदांग विद्या है। तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि बृहस्पति और शुक्र के मिलन से शनि तो हुआ पर केतु वाला शनि हुआ। ऐसे व्यक्ति अगर टेक्निकल एजुकेशन गेन करते हैं बहुत बढ़िया। कोई बच्चा अगर जिसका बृहस्पति शुक्र इकट्ठा है, ऐसे बच्चे को रोबोटिक साइंस करानी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कराना चाहिए, डाटा साइंस के क्षेत्र में जाना चाहिए।
मैथमेटिक्स के अंदर सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ने चाहिए। अगर ये बृहस्पति और शुक्र कुंडली में अलग अलग जाकर के भी ठीक हालात में हैं, तो ऑटोमेटिक आपका शनि जो होगा वो पॉजिटिव शनि होगा और केतु के गुण लिए हुए शनि हो। बहुत ही आसान है ये सब समझ। परंतु अगर कुंडली में मंगल और बुध एक साथ बैठ जाएं, मंगल और बुध की युति हो जाए, तो भी शनि का ही निर्माण होता है। पर अब शनि राहु वाला शनि हो जाएगा। अब शनि में धैर्य कम हो जाएगा। अब शनि में डिप्लोमेसी थोड़ा कम हो जाएगी। स्वार्थ की भावना कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी। सिर्फ अपने लिए ही सोचेगा, अपने अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई देगा। ये मंगल और बुध की युति के कारण होता है। मंगल बुध की युति उसको राहु की तरह षड्यंत्रकारी, मायावी, थोड़ा सा खुद कंफ्यूज, स्ट्रेसफुल, अनसर्टेनिटी इन माइंड, अप एंड डाउन इन लाइफ, ये सब क्रिएट कराने वाला बना देता है। इसलिए एक जगह टिक करके काम करना भी इनके लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसे में शनि कहीं पर भी बैठा हुआ है, जिस भाव में भी बैठता है, उस भाव में भी अनसर्टेनिटी पैदा कर देता है। उस भाव को भी अप डाउन करता रहता है। बड़ा ही कमाल के सूत्र हैं ये मसनूई ग्रह वाले। इसी प्रकार से राहु ग्रह मंगल और शनि के मिलन से बनता है। मंगल ग्रह और शनि ग्रह जब दोनों एक साथ आते हैं तो राहु का निर्माण होता है। पर राहु भी दो प्रकार का, एक उच्च के जैसा फल देने वाला, एक नीच के जैसा फल देने वाला। जब भी आपको कंफ्यूजन हो जाए ये उच्च का राहु के रिजल्ट क्या है और नीच के राहु के रिजल्ट क्या है, तो एक चीज याद रखें, जो बहुत ऊंचे स्तर के ऊपर बैठ करके पब्लिक को चला रहे हैं, इस सिस्टम को चला रहे हैं, जो प्लानिंग बनाते हैं कि आने वाले 6 महीने में हमारी पब्लिक कैसे रहेगी, आने वाले 1 साल में पब्लिक क्या होगी, हमारे देश की दशा और दिशा कैसी होनी चाहिए, जो इस तरह की ताकत रखने वाले लोग, इस लेवल की प्लानिंग बनाने वाले लोग, ये सब उच्च के राहु के ही परिणाम हैं। जब आप किसी के भाग्य को निर्धारित करने की क्षमता रखते हो, जब आप किसी के जीवन की प्लानिंग करने की कैपेसिटी रखते हो, जब आप किसी के जीवन को एक क्षण में ऊंचाइयों पे ले जाने की ताकत रखते हो और एक क्षण में ही आप उसको ऊपर से नीचे गिराने की ताकत रखते हो, तो समझो आपका राहु पावरफुल है। आपका राहु उच्च के समान फल देने वाला है। कोई आपसे टकराए, टकराते ही उसकी हालत खराब हो जाए, समझ लेना उसका आपका राहु बड़ा स्ट्रांग है। बड़ा आसान है चीजों को समझना। अगर आप अपने बिजनेस के बॉस, आप प्लानिंग बनाते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो, सारी टीम उसी के पीछे काम कर रही है, आपके एक इशारे पर काम हो रही है, आपका ऑटोमेटिक राहु अच्छे है। परंतु जब राहु नीच का होता है, बिल्कुल विपरीत। कोई भी आएगा तो पेड़ के चला जाएगा,
कोई भी आएगा डांट मार के चला जाएगा, कोई भी आएगा कोई धमकी दे के चला जाएगा, और आप चाहा करके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्लानिंग पहली बात तो बस की बात नहीं, कहीं इधर उधर से किसी की सुन करके बना भी ली तो इम्पैक्ट जीरो। बार बार प्लानिंग बनाओगे, अपनी प्लानिंग खुद ही बनाओगे, सब पे क्रॉस मारोगे, खुद ही बिगाड़ोगे, खुद ही ठीक करोगे, प्लानिंग पे प्लानिंग चलती रहेगी, निकलना कुछ नहीं। खराब राहु की निशानी है, नीच राहु की निशानी है। कुछ भी मान लो, शब्दों पर मान जाओ। उच्च का राहु मतलब अच्छा है राहु, नीच का राहु मतलब राहु अच्छा नहीं है आपके चार्ट के। भीख मांगने वाले लोग, कूड़ा बींदने वाले लोग, और बहुत ही उल्टे सीधे तरह के नशे करने वाले लोग, अपनी प्रकृति के विपरीत कार्य करने वाले लोग, अपनी संस्कृति के विपरीत काम करने वाले लोग, अपने परिवार और खानदान के खिलाफ काम करने वाले लोग, ये सभी खराब राहु की निशानी वाले लोग होते हैं। खराब राहु कैसे बनेगा? जब सूर्य और शनि का निर्माण, सूर्य और शनि एक साथ आ जाएंगे। अब ये सूर्य शनि का चक्कर बहुत गहरा है। सूर्य शनि जब इकट्ठे हुए थे तो मंगल बद्ध भी हो गया था। सूर्य शनि जब इकट्ठे हुए हैं, इन दोनों से मिलकर के भी राहु बनता है, पर नीच वाला राहु बनता है। यही कारण है, अगर लड़की की जन्म पत्रिका में सूर्य और शनि एक साथ आ जाएं, स्थितियां बड़ी विषम हो जाती है, विवाह में बड़ी समस्याएं आती हैं, जीवन में बहुत मुसीबतें आती हैं। एक तो मंगल बद, ऊपर से राहु, वो भी नीच जैसे परिणाम देने वाला। अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, शादी करें कि ना करें, करें तो किससे करें, कब करें, कैसा होना चाहिए। कभी दिमाग करेगा फिल्मी हीरो जैसा होना चाहिए, कभी दिमाग करेगा कि पैसे कमाने वाला होना चाहिए, कभी दिमाग काम करेगा कि कोई प्लेयर होना चाहिए। और इस कंफ्यूजन के दौर में वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। जिस दिन शादी भी हो रही होती है, उस दिन भी दिमाग में यही चल रहा होता है, आई एम राइट और आई एम रॉन्ग। शादी तोड़ देनी चाहिए या शादी से भाग जाना चाहिए। यह परिस्थिति शादी के बाद भी होती रहती है। यही कारण है विवाह बहुत लेट हो जाता है, रिलेशन बिगड़ जाते हैं, परेशानियां बहुत हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास सही प्लानिंग ही नहीं है। किसी घर में प्रवेश करने पर उन घर वालों को अपना कैसे बनाएं, इस बात की कोई कला उनके पास नहीं होती है। दूसरों को अपना बनाने की कला, दूसरों के अपने नजदीक लाने की कला, ये अच्छे राहु की निशानी है। अगर लोग आपसे दूर भाग जाते हैं, थोड़े समय बाद ही छिटक करके आपसे दूर भाग जाते हैं, समझो कहीं राहु में गड़बड़ तो नहीं। आप ऐसा क्या कह देते हो, आप ऐसा क्या कर देते हो कि लोग कहते हैं यार कौन बोल रहा है, चुप हो जा भाई, तू मत बोल, रहने दे, तू बात ही मत कर, तू बात करेगा तो अपन भाग जाएंगे। समझो सामने वाले का राहु गड़बड़ है। राहु आपकी वो आंतरिक गुप्त ऊर्जा है जिसके अंदर सम्मोहन शक्ति है। राहु आपकी वो आंतरिक छिपी हुई शक्ति है जिसके अंदर तंत्र की शक्ति है। तंत्र यानी कि हर काम को सिस्टमैटिक वे से करना। तंत्र का मतलब हर कार्य को सिस्टमैटिक वे से करना तंत्र है। जब आप नहीं जानते मेरे को अपनी जिंदगी में फलाना काम करने का क्या सिस्टम बनाना है, तो समझो कि राहु गड़बड़ है। बहुत सारे लोग इस कला को नहीं जानते।
ये राहु की गड़बड़ी है। जब राहु हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालता है तो हम कोई भी काम को सिस्टमेटिक वे से नहीं कर पाते, पंक्चुअल होकर के नहीं कर पाते, डिसिप्लिन के साथ नहीं कर पाते। सुबह कुछ सोचेंगे, दोपहर में कुछ सोचेंगे, शाम को कुछ सोचेंगे, अगले दिन बात ही कुछ और पलट जाएगी। तो ध्यान रखें, सूर्य और शनि जब भी मिलेंगे तो राहु बनेगा, और वो भी नीच के समान वाला। प्लानिंग्स फेल। सूर्य और शनि का मिलन मंगल को बद बनाता है, ये आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। इसी प्रकार से जब शुक्र और शनि का मिलन होता है, जैसे बृहस्पति और शुक्र का मिलन हुआ था, दो गुरु मिले थे, इसी प्रकार से जब शुक्र और शनि मिलते हैं तो केतु का निर्माण होता है। जब शुक्र और शनि मिलते हैं तो केतु का निर्माण होता है, और शुक्र और शनि के मिलने से जिस केतु का निर्माण होता है वो उच्च का केतु होता है। अब उच्च का केतु क्या है? केतु बिल्कुल ऐसा ही रूप है जैसे भगवान गणपति, केतु ऐसा ही रूप है जैसे भगवान हनुमान जी। हनुमान जी यानी कि जो गर्दन से ऊपर का पार्ट वानर का है, यानी जानवर है, गर्दन से नीचे का हिस्सा मनुष्य का है, मुख वानर का। गणपति जी गर्दन से ऊपर हाथी, नीचे मनुष्य, जानवर और इंसान का मिलन। जानवर और इंसान का मिलन जिसे कहा गया है वेद का परम ज्ञानी, वेदों का परम ज्ञानी। वेद क्या है? इस संसार के, इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान वेदों में समाया हुआ है, उनका ज्ञान रखने वाला। इसलिए हनुमान जी के बारे में भी हम कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार। गणपति जी कौन है? वो मंगल मुखी है। गणपति जी कौन है? जो विघ्न हरता है, विघ्नों का नाश कर देने वाले, संकटों को टाल देने वाले, बाधाओं को समाप्त कर देने वाले। एक्चुअल में गणपति जी हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचने वाले, हनुमान जी हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचने वाले। जो कोई ना सोच सके वो गणपति जी सोचते हैं, जो कोई ना समझ सके वो हनुमान जी करते हैं। आप इनकी खासियत को देखो, केतु की, उच्च के केतु की खासियत को समझने लग जाओगे। जिन लोगों का उच्च का केतु होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, उनकी सोच बहुत उम्दा होती है, संकीर्ण सोच नहीं होती, क्षुब्ध सोच नहीं होती, विशाल सोच रखने वाले लोग, सभी को अपना बनाने की ताकत और क्षमता रखने वाले लोग होते हैं। उच्च का केतु जहां एक और परम ज्ञानी होता है वहीं पर साधुता लेके रहता है जी, अर्थात साधारण जीवन जीने के मामले में ये बहुत आगे होते हैं, बहुत उच्च ज्ञान रखेंगे, सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड रखेंगे, दिखावे में यकीन नहीं करते, और बहुत समझदार होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। इन्हें पुत्र सुख अवश्य मिलता है, संतान का सुख बहुत उम्दा होता है, खानदान को उतार देने की क्षमता रखते हैं, यानी कि इस लेवल पर का जाके काम करते हैं,
इनकी मृत्यु के बाद भी लोग इन्हें याद करते हैं और खानदान के लोग इनके ऊपर गर्व करते हैं कि हमारे पूर्वज फलाने राम जी थे। और देखो वो किस लेवल के आदमी। शुक्र शनि का जो संबंध है ये बहुत अद्भुत संबंध है। अगर कुंडली में शुक्र और शनि अलग अलग स्थानों में भी बैठे हों और उनके हालात अच्छे हों, केतु कहीं पर भी पड़ा तो ऑटोमेटिक अच्छा होगा। केतु एक तरह से पूरे खानदान का पहरेदार की तरह होता है। पहरेदार का मतलब प्रोटेक्शन देने वाला। प्रोटेक्शन भोजन से, प्रोटेक्शन कपड़ों से, साथ में उनको रहन सहन से, दुश्मनों से बचा करके रखने वाला। इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली, पर ज्ञान के माध्यम से, अपनी विशाल सोच के माध्यम से ये लोग बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। इसीलिए इनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, ना ऐश्वर्य की कमी रहती, ना मेटेरियलिस्टिक चीजों की कमी रहती, ना ही आनंद की कमी रहती। केतु अच्छे की खासियत क्या है? उसमें भक्ति भाव आ जाता, उसमें गुरु भाव आ जाता है। अर्थात केतु को कहा गया है गुरु का उत्तम शिष्य। अगर अच्छा केतु होगा तो गुरु का वो अच्छा शिष्य होगा। गुरु से बहसबाजी नहीं करेगा, गुरु से झगड़ा नहीं करेगा, गुरु से विवाद नहीं करेगा, गुरु के साथ मतभेद नहीं करेगा, मनभेद नहीं करेगा, गुरु के खिलाफ कार्य नहीं करेगा। ये अच्छे केतु की निशानी होती है। जब कोई भी व्यक्ति इस तरह की विचारों को लेकर के चलता है, पॉजिटिव विचारधारा के साथ चलता है और एक अच्छा शिष्य बनने के मार्ग पर चल जाता है, उसका केतु सहज गति से अच्छा होने लग जाता है। और केवल केतु ही अच्छा नहीं होता, शुक्र भी अच्छा होने लग जाता है, शनि भी अच्छा होने लग जाता है। केतु खानदान की तरक्की, उन्नति की पहचान है। अगर कोई बच्चा आपके जीवन, आपके घर परिवार में ऐसा हुआ है जिसका केतु अच्छा है, उस दिन के बाद खानदान के दिन फिर जाएंगे। उस दिन के बाद से खानदान का हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर महिला तरक्की उन्नति करना शुरू कर देंगे। अगर वो गरीब खानदान में पैदा होगा तो पैदा होने के बाद से गरीबी खत्म होना शुरू हो जाती है। ये खासियत है शुक्र और शनि के मिलन से बने हुए केतु की। केतु की शिष्यता हमें सदा याद करनी चाहिए। इसलिए ज्योतिष में भी कहा गया है केतु गुरु से पीछे होना चाहिए, केतु गुरु से आगे नहीं होना चाहिए। अब इसी प्रकार से एक केतु और बनता है। अगर कुंडली में शनि और चंद्र दोनों एक साथ बैठ जाएं तो यहां पर भी केतु का ही निर्माण होता है। पर ये केतु उच्च वाला केतु नहीं है, नीच वाला केतु है, खराब केतु है। ये चीज अच्छी नहीं। मानसिक पीड़ाएं, मानसिक रोग, भय की स्थिति, फोबिया, इंसोमनिया, हिस्टीरिया, तरह तरह के मानसिक रोग इंसान को परेशान करने लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो विचारों की हो जाती है। सोच ही बहुत छोटी होती है, धैर्य नाम की चीज ही नहीं होती है।
किसी को बोलने ही नहीं देता सामने वाले, बिना सोचे समझे बोला जाता है, बिना सोचे समझे विवाद में पड़ जाता है, बिना सोचे समझे डिबेट करना शुरू कर देता है और चाहता है कि मुझे तुरंत अभी की अभी समझाओ, और साथ में ये भी चाहता है कि समझूंगा नहीं मैं, पर बार बार एक ही बात कहेगा, मुझे समझाओ और अभी समझाओ। सामने वाला कहेगा यार मैं समझा तो रहा हूं मेरे भाई, पर अंदर ही अंदर उसके क्या आवाज चल रही होती है, समझूंगा नहीं मैं, क्योंकि मुझे तो डिबेट करना है। ये चीज मंगल बद के साथ भी है, पर मंगल बद और खराब केतु में एक बहुत बारीक अंतर है। मंगल बद में अग्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है, खराब केतु अग्रेसिव तो नहीं होके दिखाता, बीच बीच में लड़ते लड़ते मुस्कुराता रहता है, वो बस एक ही बात कहता रहता है, मुझे समझाओ, मुझे समझाओ, मुझे बताओ, बहस पूरी जारी रखेगा, क्योंकि वो जानता है अगर तेने अभी गुस्सा दिखा दिया सामने वाली पार्टी भाग जाएगी। अपनी कमजोर सोच, अपनी छोटी सोच, दूसरों को नीचा दिखाने वाली सोच, अपने आप को ऊपर दिखाने वाली सोच कि मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। समझे? उच्च का केतु क्या था? ज्ञानी था, पर ज्ञान का प्रदर्शन नहीं था। नीच का केतु ज्ञानी नहीं है, जो थोड़ा बहुत चोरी का ज्ञान है उसी से दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। जमीन आसमान का अंतर। गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता, खानदान की तरक्की उन्नति की कोई गारंटी नहीं, परिवार में खुद भी दुखी रहता है, औरों को भी दुखी बीच बीच में करता रहता है। ये खराब केतु की निशानी है। केतु शल्य क्रिया का सबसे बड़ा प्लेनेट। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन। जिनके केतु खराब होते हैं उन्हें बार बार सर्जरी से गुजरना पड़ता है, और खास करके पेट की सर्जरी उसमें से एक है। पेट में कीड़ेपन पड़ना, पेट के ऑपरेशन होना, बार बार एक्सीडेंट्स होना, घुटने या घुटने से नीचे के पार्ट में दर्द होना, जॉइंट्स पेन में जॉइंट्स में पेन होना, कमर के पूरे निचले भाग में कहीं पर भी पेन की शिकायत होना, हमारे पाँव के अंगूठे में दर्द होना, पाँव में तकलीफें होना, ये सब खराब केतु की निशानी है। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को क्रिटिसाइज करना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, ये सब खराब केतु की निशानी है। खराब केतु में एक समस्या और हो जाती है, वो क्या है? संतान को लेकर के हमेशा चिंता का विषय बने रहना, संतान को लेकर के दुखी होना। कुंडली में शनि भी खराब हो और कुंडली में चंद्रमा भी खराब हो, दोनों एक साथ खराब हो, तो आपकी कुंडली का केतु कहीं पर भी बैठा होगा वो खराब परिणाम ही देगा। कई बार ऐसा संयोग होने से संतान उत्पन्न होने में भी दिक्कत होती है, संतान पैदा होने के बाद खत्म हो जाती है, मर जाती है। तो ऐसे में उपाय है कि कुत्ते पालने चाहिए, और कुत्ते भी मरते चले जाते हैं, उनके घर में कुत्तों की भी मौत बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा समय तक कुत्ता टिक नहीं पाता है। ये भी खराब केतु की निशानी है। इस प्रकार से ये मैंने आपको कॉम्बिनेशंस लिखवाए हैं, ये मसनूई ग्रह का मैंने कंसेप्ट आप लोगों को करवाया है, इसको बार बार फलित में लगा करके देखिए। मेरे कल के वीडियो और आज के वीडियो को
2, 3, 4 बार देखिए और सब्जेक्ट की गहराई में प्रवेश करने की का प्रयास कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। हैंड रेज हो गया। हाँ कौशल साहब बताइए। हाँ शेखर साहब बताइए। हेलो। जी जी बोलिए। जी हाँ, जी हाँ। जी सर, आपने जिस हिसाब से बताया है कि अगर सन एंड वीनस मिल अच्छे हैं तो जुपिटर अच्छा हो जाएगा, भले ही वो कहीं पर भी बैठा हो। जी अगर चार्ट में अगर वो जुपिटर अच्छा हो गया, तो जब हम्म मून को हम चेक करेंगे तो जी सन एंड जुपिटर को मिलने के बाद क्या मून को हम लोग बोल सकते हैं मून अच्छा हो जाएगा उसकी वजह से? क्योंकि दो चीजों को सन एंड वीनस। शेखर साहब दो चीजों को कभी भी फलित करते समय मिक्स नहीं करना, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। जी हाँ। नंबर एक, ये बिल्कुल अलग सूत्र है। आपने देखना है कि जैसे आपने एक शब्द कहा कि गुरु अच्छा है, जी ठीक है। अब हम ये चेक कर रहे हैं सूर्य और शुक्र के माध्यम से कि गुरु देखने में अच्छा है या वास्तव में अच्छा है। कभी कभी चौथे भाव में व्यक्ति का गुरु बैठा है, पर व्यक्ति के पास मकान नहीं है, व्यक्ति बड़े घर में नहीं रह रहा है। चौथे घर में अगर बृहस्पति है तो बहुत कंजूसी से काम चला रहा है, वही एक सामान्य सैलरी के ऊपर काम कर रहा है और गुरु उच्च का है। तो ये ज्योतिष के नियम की अवहेलना है। हमने कहा गुरु वेल्थ का कारक है। गुरु यानी भगवान का आशीर्वाद, और जिस पर भगवान का आशीर्वाद है, कैसे हो सकता है कि उसके पास अपना बढ़िया घर ना हो, ऐशो आराम ना हो, अच्छी सैलरी ना हो, अच्छा आनंद ना हो, अच्छी औलाद ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने चेक करना है कि ये खोखला है गुरु है या सचमुच गुरु है। तो उसका एक सूत्र बताया मसनूई के अंदर, कंसेप्ट में, कि आप ये चेक करो सूर्य के हालात और शुक्र के हालात कैसे हैं। सूर्य के हालात कैसे पता चलते हैं? सूर्य का पहला भाव और पांचवा भाव। पहला सूत्र तो ये कि यहां पर सूर्य के दुश्मन नहीं बैठने चाहिए, पहले भाव में और पांचवें में। यानी शनि ना बैठे, शुक्र ना बैठे, राहु ना बैठे, खुद सूर्य छठे में ना बैठे, सातवें में ना बैठे, 10वें में ना बैठे, 11वें में ना बैठे। ये सूर्य को चेक करने का एक तरीका, सामान्य तरीका है। अगर इनमें कहीं नहीं बैठा, इन किसी सिचुएशन में नहीं आ रहा है, सूर्य 12वें में भी नहीं आ रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य के हालात खराब नहीं है। फिर हमने चेक करना है शुक्र को कि शुक्र के हालात कैसे। तो देखना है शुक्र कहां पर बैठा है। बुध उसके पीछे है या बुध शुक्र से आगे है। अगर बुध शुक्र से पीछे है तो आपने देखना है शुक्र छठे में ना बैठे, शुक्र आठवें में ना बैठे, शुक्र अपने पाप ग्रह, अपने शत्रु के साथ ना बैठे। शत्रु यानी सूर्य के साथ ना बैठे, राहु के साथ ना बैठे, इसके शत्रु ग्रह हैं। चंद्रमा के साथ ना बैठे, सूर्य चंद्र राहु इनके साथ नहीं बैठना चाहिए शुक्र। अगर इनके साथ भी नहीं बैठा है, छठे में भी नहीं बैठा, आठवें में भी नहीं बैठा और बुध भी पीछे है, इसका मतलब शुक्र के हालात अच्छे हैं। अब सूर्य के भी हालात अच्छे हो गए, शुक्र के भी हालात अच्छे हो गए, इसका मतलब बृहस्पति जहां पर भी बैठा है, जैसा भी बैठा है, सॉलिड बैठा है। अब आपको लक्षण मिलाना है। चौथे में बृहस्पति अगर सॉलिड बैठा है तो उच्च शिक्षा देगा, गजब की शिक्षा देगा, बेहतरीन शिक्षा देगा। पिता का पास भी सामर्थ्य अच्छा होगा, बाप दादों के पास भी अच्छा सामर्थ्य होगा, बड़ा घर होगा, छोटे घर में नहीं रहेगा। आज के हिसाब से कह दूं तो मिनिमम 500 गज का मकान, मिनिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम तो फिर एकड़ों में भी चला जाता है। मतलब बड़े घर का मतलब फिर बड़े बड़े।
बड़े बिग हाउस, पेंटा हाउस, बड़े घर की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर नौकर चाकर होना गारंटी है, हर प्रकार की सुख सुविधा जीवन में रहेगी, ये बृहस्पति है। अब ये तो आपने चलो चौथे भाव की बात करती, मैं कहूँ बृहस्पति को आपने खराब जगह बिठा दिया, खराब जगह में हम कहते हैं लॉस हाउस में बिठा दो, 12वें घर में बिठा दो, 12वें घर में बिठाया बृहस्पति को। अब हमने ये सेम फार्मूला लगाना है कि सूर्य और शुक्र के हालात, सूर्य और शुक्र के हालात अगर अच्छे तो 12वें में भी बृहस्पति वो यश मान सम्मान देता है, वो प्रसिद्धि देता है, खूब पैसा देता है, हाथ लगाओ पैसा आता है, और वो पैसे को ठोकर मारता है, पैसे की परवाह नहीं करता, फिर भी पैसा पीछे पीछे भागता है। यानी कि हमने एक पॉइंट पकड़ लिया, ग्रह का एट्रीब्यूट्स हर ग्रह का पकड़ना है, पॉजिटिव बेस्ट मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम, दोनों चीज पकड़ लेनी है हर ग्रह की। बृहस्पति का पॉजिटिव उच्च, सहज गति से धन आना, कम से कम ना के बराबर मेहनत करके पैसा आना, ज्ञान के माध्यम से, मान सम्मान के माध्यम से पैसा आना, बृहस्पति के अच्छे होने की निशानी है। पर जब हमने तोलना है कितना अच्छा, 50% अच्छा कि 50% बुरा, क्या 50-50 या 100% अच्छा बुरा, तो एक तरीका है हिसाब। आपने कहा साहब सूर्य तो पिट गया, सूर्य तो जो है गड़बड़ा गया जी, सूर्य तो राहु के साथ आ गया कुंडली में, अब क्या करें? और शुक्र बढ़िया हो गया, का मतलब शुक्र बढ़िया हो गया, शुक्र ने 50% ताकत गुरु को दे दी। गुरु कहीं भी बैठा है, कम से कम गारंटी है 50% तो शक्ति में है, अर्थात पैसा देने की तो जिम्मेवारी बन गई गुरु की, मेहनत बढ़ गई, बस मेहनत के साथ पैसा देगा, पर देगा। अगर दोनों पिट गए, शुक्र को छठे में डाल दो, राहु को के साथ सूर्य को बिठा दो, गुरु आपको कहीं पर भी बिठा दो, चाहे 9वें में बिठा दो, 5 में बिठा दो, चौथे में बिठा दो, पहले में बिठा दो, उन्हें रिजल्ट नहीं देने, पढ़ाई भी खराब, पैसा भी नहीं आना, सारी कहानी फेल, बड़ा ही मशक्कत से अपना पैसा आता है। तो शुक्र की पावर बृहस्पति को जान डाल देती है, सूर्य की ताकत बृहस्पति के अंदर चमक पैदा कर देती है, और दोनों बढ़िया फर्स्ट क्लास हो जाएगा गुरु अपने आप ही। तो ये एक देखने का वे है। अब आपने वो जो पहला तरीका बताया था वो नहीं अपनाना, अब उसमें नहीं घुसना, ये एक तरीका हो गया। अगर हमने चंद्रमा को देखना है तो सिंपल देखना है कि चंद्रमा कहीं बैठ जाओ, आपने देखना सूर्य और बृहस्पति, कि सूर्य और बृहस्पति के हालात कैसे हैं, बृहस्पति अच्छा है कि सूर्य अच्छा है, दोनों अगर अच्छे हो गए तो चंद्रमा कहीं पर भी बैठ जाए अच्छा ही होगा, या राहु के साथ ही खुद क्यों ना बैठ जाए तो भी अच्छा होगा, तो भी दिक्कत नहीं हो। अब चंद्रमा आपका कहीं पर भी बैठा है, दो में से एक बिगड़ गए तो चंद्रमा की माँ का ताकत 50% ही मानो, अर्थात 50% उसके पॉजिटिव परिणाम हमें प्राप्त होंगे, हमारे मूड स्विंग्स होंगे, महीने के 15 दिन हम दुखी रहेंगे और 15 दिन हम सुखी रहेंगे, ये हालात हमारे पैदा होंगे। तो ये गजब का कंसेप्ट है। अब आपने वो नहीं देखना कि गुरु पहले से 6 के बीच में बैठा है कि नहीं बैठा है, केतु 7 से 12 के बीच में बैठा है कि नहीं बैठा, चंद्रमा को देखने के लिए वो नहीं देखना। अब उस सूत्र से बाहर आ जाओ, अपने को मसनूई लगा देना, मसनूई अपने आप में ही पूरी की पूरी कहानी कहने में सक्षम, बशर्ते आपको कुछ भाव का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे चंद्रमा 8वें का नीच का कहलाए, पर जरूरी नहीं कि वो आपको अशांति देगा ही देगा, ये डिपेंड करेगा सूर्य पर और बृहस्पति। सूर्य बृहस्पति अच्छे हो गए, बैठा हुआ 8वें में यदा कदा परेशान जरूर करेगा, परंतु हमेशा।
डेली रूटीन लाइफ में वो परेशान नहीं करेगा। इसलिए कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में कोई ग्रह स्थिति ऐसी मिल जाती है जिसको देख करके आप लोग चौंक जाते हैं, ये कैसे हो गया, इनको रिजल्ट दुष्परिणाम कैसे नहीं मिल रहा है, इनको तो दुष्परिणाम मिलना चाहिए, अरे यार ये तो ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए। राहु चंद्रमा एक साथ देखा किसी बड़े फिल्मी सितारे का, आपने कहा यार ये तो बंदा मौज में है, इसको तो डिप्रेशन किसी बात का नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बातें करता है, तो बड़ा भारी मोटिवेशन देता है। पर हमें समझ में नहीं आता। तो लाल किताब के साथ बड़ा ही दुराग्रह वाली स्थितियां रही। लाल किताब को बड़े ऊपरी तह से समझा गया, और जो वैदिक ज्योतिष के विद्वान थे उन्होंने तो सिरे से ही नकार दी थी लाल किताब, अरे यार ये बकवास, उनका कसूर नहीं। कोई समझ करके समझाने वाला, बताने वाला बहुत मुट्ठी भर ही लोग मुझे लगता है, जिन्होंने इसकी गहराई में बिना गए और ऊपरी 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 सतह के ऊपर से उठा लिए सिर्फ रेमेडीज, और रेमेडीज का ही सारा खेल करके रख दिया, जिससे ये सब्जेक्ट को वो सम्मान नहीं मिल पाया। प्रसिद्धि तो मिली, लालचवश क्विक रिलीफ मिल जाएगा, क्विक रिलीफ मिल जाएगा रेमेडीज से, बट गहराई के द्वारा जो वैदिक ज्योतिष को सम्मान प्राप्त है, आज भी पूरे देश में बहुत बढ़िया उम्दा क्वालिटी का जो क्लाइंट होगा वो वैदिक ज्योतिष की बात करेगा। ये मैं ध्यान से बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत उम्दा उम्दा क्लाइंट है। मैक्सिमम कहते हैं गुरुजी आप लाल किताब छोड़ो, आप सीधा वैदिक ज्योतिष के ऊपर बात करो, आपकी भगवान ने आपको वैदिक ज्योतिष पे इतनी अच्छी पकड़ दे रखी है, आप क्यों खामखाई की ऊपर की तरफ बात करो। दे डोंट लाइक इट। एक्चुअली में उन्होंने जो टीवी पे सुना, जो यूट्यूब पे सुना, और जिस तरीके से सुना उसमें प्रैक्टिकलिटी कम थी। अब एक 500 करोड़ के आदमी को आप एक ऐसा उपाय बता रहे हो, उसका लॉजिक ही काम नहीं करेगा, उसका लॉजिक नहीं काम करेगा वहां पर। यार ये क्या चीज है, समझ में नहीं आ रही बात। आप लोहे की गोली को लाल रंग का पेंट करके जेब में रख लो, यार ये तो किसी गलती से जेब में हाथ गया बाहर आ गई तो है, मेरी तो मीटिंग में बेइज्जती हो जाएगी बहुत बड़ी। और यार ये क्या उपाय है, बट मेरे को ऐसी रेमेडी नहीं। शमशान घाट का पानी ला के घर में रखो, अरे नहीं नहीं यार ये चक्कर में नहीं पड़ना है, इसमें तो अपन ने कुछ करना ही नहीं। हम उसकी सोच के पास ही नहीं पहुंच पा रहे। जो 100 करोड़ का आदमी है, 500 करोड़ का आदमी है, जो 1000 करोड़ का आदमी है, उनके ये देखो कौन से ग्रह उम्दा होंगे जिनकी वजह से वो इतने करोड़पति बने। क्या हम उस लेवल पर जाकर के इस लाल किताब के कंसेप्ट को समझा पाएंगे? मेरे मसनूई ग्रह वाले मेरे क्लाइंट, बहुत ऊंचे क्लाइंट हैं, उन्होंने मेरा वीडियो देखा, कहते हैं गुरुजी आप तो बहुत बढ़िया पढ़ाया आपने, तो कमाल हो गया। मैंने एक दो जगह और भी देखा, मैं तो सोचा पता नहीं ये कौन सा उर्दू का शब्द आ गया मसनूई है, ये आखिर क्या भला है, कभी हमने सुना नहीं, तो ऐसा भी हो जाता है क्या? वो हैरान है। तो आपको जितना लॉजिक के साथ, जितना साइंस के साथ, पर कुछ लोग हैं वो शब्द ही नहीं बदलना चाहते, मुझे वो शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो आपको समझ में आएंगे। और मैंने वो करने का एक तरह से युद्ध लड़ा है। आपसे पहले वाले कोर्स में मैंने पोएट्री से लाल किताब सिखाई है, तो लोग पढ़ पढ़ करके वो लाल किताब बोला, और मुझे लगा नहीं, जब आप लोगों का बैच शुरू हुआ तो मैंने एक अपने आप से बात की, नहीं इस तरह से तो, क्योंकि वही शब्द के शब्द का शब्द से अर्थ कर दिया तो उसका क्या अर्थ रहा। मुझे वो समझाना है जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आप जिसको इम्प्लीमेंट कर सके। ज्योतिष के साथ ये सबसे बड़ी घटना है। ज्योतिष को इस तरह से सीखना चाहिए कि आप प्रैक्टिकली क्या सीख पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली उसके मतलब को जान पाए कि साहब शनि और चंद्रमा अगर एक हो गए हैं
तो हमारी सोच में कमजोरियां आ गई हैं। वो सोच में इसलिए कमजोरियां आ गई हैं क्योंकि हमारा मन छोटा हो गया। हमारा छोटा मन बड़ा विशाल तरीके से नहीं सीखता। हम एक छोटी सी बात को लेकर पकड़ के बैठ जाएंगे, साहब आपने ऐसी गलती क्यों कर दी। अब बीवी के पीछे लगे हुए हैं, सुबह तुमने दाल क्यों खराब की थी, वो शाम हो गई, फिर वही बात, तुमने सुबह दाल क्यों खराब की थी, तुमने सुबह नमक क्यों ज्यादा डाला था। अरे भाई हो गई चली गई, अब दाल अगले दिन भी बननी है, अगली दाल को देख लो। पर वो चीज नहीं है। हम तो पकड़ के बैठे, परसों दाल खराब क्यों की थी। आप पकड़ गए, एक धुरी पर है ना, अटक गए। ये जो अटकना है, यही तो खराब की। सामने वाला इरिटेट हो जाएगा, तो कहेगा भाई अब छोड़ दे, अब दाल को बख्श दे यार, हो गया सो हो गया, नहीं अपने खुद ही बना लिया कर। फिर कहेगा अच्छा मुझे कह दिया दाल बनाने के लिए, मैं दाल बनाने के लिए बैठा हूँ। हो गई ना बिना मतलब डिबेट्स, अनवांटेड डिबेट्स, वेस्टिंग योर टाइम। खुद का टाइम खराब कर रहे हो, खुद का दिमाग खराब कर रहे हो, सामने वाले का सेम एज इट इज कर रहे हो। वो बात कहनी जो सामने वाले को कड़वी लगनी है। सामने वाला दुखी हो रहा है, मन कह रहा आज समझ में आया ना दर्द कैसे होता है। अरे भाई हम कोई इंजेक्शन लेके बैठे हैं जो दर्द ही करना अगले, ये खराब की। जब हम प्रैक्टिकली समझेंगे ये शनि चंद्र विष योग जिसे हम कह रहे हैं, ये प्रैक्टिकली हमारे साथ करते क्या है, तो निश्चित रूप से ज्योतिष सीखने में शेखर साहब बड़ा आनंद आएगा। और इस साइंस में टाइम को इन्वेस्ट करके, पैसे को इन्वेस्ट करके आपको लगेगा आपने हर चीज मल्टीप्लाई की है। अदरवाइज बात नहीं बनेगी, सूत्रों में घूमते रहोगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। हाँ डॉक्टर गुंजन जी। थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मसनूई ग्रह होते हैं जैसे, तो ये हम एक ही स्टेप पे, जैसे आपने वो बताया था कि एक दूसरे पे वो ट्रांसफर कर देते हैं, क्या था वो, जो कुर्बानी के ग्रह होते हैं उस तरीके से, या हाँ, या फिर हम इस एक स्टेप पे, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे कि सर एक साथ जुपिटर सैटर्न और सन बैठे हैं, तो जुपिटर और सन मिलके तो मून बन गया। अब मून और सैटर्न मिलके केतु, तो क्या हम ये मानेंगे कि यहाँ पे केतु बैठा है? पहली बात तो गुंजन जी, ये 3 ग्रहों पर इम्प्लीमेंट नहीं होना, ये 2 ग्रहों पर इम्प्लीमेंट। नंबर एक, 2 ही तरीकों से इम्प्लीमेंट होना है, या तो ये 2 ग्रह एक साथ किसी एक भाव में बैठे हों, या अलग अलग बैठे हों, फिर अलग अलग हमें अध्ययन करना है, तो उसका तीसरे का रिजल्ट निकल के आ जाए। जैसे आपने कहा गुरु शनि और कौन सा बिठा रखा है, सन, गुरु शनि, सूर्य शनि और गुरु जी। अब मान लीजिए इन तीनों में से किसी एक का पकड़ लेना है बस, और फिर जो एक से जो उसके 2 टुकड़े हैं वो अलग अलग जाकर के कहाँ बैठे हुए हैं, उनके हालात कैसे हैं, उससे पता चल जाएगा कि इस ग्रह के पास ताकत कितनी है। अब सूर्य जो है उससे क्या, किससे मिलकर के बना है, बुध और शुक्र से। इस भाव को छोड़ दो, आपने देखना क्या है कि बुध कहाँ बैठा है, शुक्र कहाँ बैठा है, उनके हालात देख लो। अगर दोनों अच्छे बैठे हैं तो आपका सूर्य अच्छा है। जब 3 ग्रहों को देखेंगे तो ऐसे ही देखेंगे। अच्छा, तो मतलब सिर्फ मसनूई देख के, हाँ, तीनों की ताकत देखनी है आपने। अब सूर्य भी बैठा है, अब शनि भी बैठा है, साथ में बृहस्पति भी बैठा है। अब कैसे देखेंगे, तो तीनों के पार्ट्स एनालाइज करो। अगर आप ऐसे देखोगे ना, देखो जी सूर्य शनि साथ में बैठा है, तो सूर्य शनि की टक्कर हो गई, सूर्य शनि की टक्कर हो गई तो शुक्र मारा गया, सूर्य शनि की टक्कर हो गई तो मंगल बद्ध हो गया, सूर्य शनि की टक्कर हो गई तो जो है राहु नीच का हो गया। तो जी एक टोटल रॉन्ग तरीका है फलित करने का। फिर हमारा दिमाग है, अरे बृहस्पति भी तो बैठा है, ये क्या कर रहा है, फिर ये लड़ाई क्यों नहीं छुड़वा रहा दोनों की, है दोनों का झगड़ा क्यों नहीं सुलटवा रहा। ये तो गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, फिर गुरु तो कुछ तो कर रहा होगा। भाई करेगा वही जिसके पास ताकत होगी, सीधा खेल है।
करेगा वही जिसके पास ताकत होगी, उस भाव में चलेगी उसकी जिसके पास ताकत होगी। तो हमें सबसे पहले तो ताकत पता करनी है कि इन 3 ग्रहों में से हु इज द विनर, जीता हुआ कौन है इनमें से। अब वैदिक में तो सीधा सीधा नियम है, वहां तो डिग्री से हिसाब होगा, डिग्री देख। डिग्री से जो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट होता है वही जीता हुआ मान लिया जाता है, जिसमें राहु केतु और सूर्य चंद्रमा को फाइट में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। बाकी सारे ग्रहों में जो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट होता है वही जीत जाता है युद्ध को, और हम उसी को कहते हैं उसी की चलेगी। पर लाल किताब में डिफरेंट तरीका है। लाल किताब में मसनूई का लगाओ। बृहस्पति देखो आप कैसे बनता है, सूर्य और शुक्र से, तो सूर्य के हालात देख लो, शुक्र के हालात देख लो, दोनों जीत गए तो बृहस्पति देख लो। ऐसे ही शनि के हालात देख लो। जो भी ग्रह ज्यादा ताकतवर आएगा तीनों में से वो ही उसी की श्रेष्ठता चलेगी। अब मान लो तीनों ही बराबर जैसे आ गए, फिर क्या करोगे? फिर वही अपने घोड़ा चक्कर की तरह चला लो, ऑर्डर चला लो। सबसे ज्यादा ताकत गुरु के पास, उसके बाद सूर्य के बाद शनि की, सबसे लास्ट गुरु जीत जाएगा। परंतु माना वो जाएगा जिसकी ताकत होगी, ये ध्यान रखना। ये जब है जब तीनों की बराबर आ जाए तो ऑर्डर चलाना, वरना वैसा नहीं बनाना। सिंपल सा बात है। अब जो ग्रह जीत जाए उसको रेफरेंस मान करके ही सारा फलित करना है, बाकी 2 ग्रह उसकी बात सुनेंगे। मान लो गुरु जीत गया तो शनि को भी बात माननी पड़ेगी गुरु की, सूर्य को भी माननी पड़ेगी। फिर गुरु जी कहेंगे खबरदार जो झगड़ा करा सूर्य शनि आपस में, तो फिर कह देंगे तो सूर्य शनि झगड़ा नहीं। और गुरु जी अगर कमजोर पड़ गए तो सूर्य शनि ढंग से झगड़ा करें, उनको गुरु जी नहीं रोक सकते। फिर अगर वो लड़के की कुंडली है तो पिता पुत्र के साथ वैर, फिर वो सारे मंगल बद्ध और वो सारे सिम्टम खड़ा हो जाएगा। तो आपने डिसाइड ऐसे। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया ताकत देखनी है, पूछूं? जी। अच्छा, तो जैसे नेगेटिव 2 नेगेटिव हैं, जैसे हमने बनाया ना शनि और मून 2 नेगेटिव हैं और नीच का केतु बन रहा है जी, तो इसमें शनि और मून दोनों ज्यादा पावरफुल हैं तो ज्यादा नीच का बनेगा, या दोनों कम पावरफुल हैं तो मतलब दोनों एक साथ मिल गए तो भी केतु कमजोर पड़ जाएगा, जब वो ताकतवर हैं या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो हाँ मच। भरत जोशी जी। आवाज आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। सर जी, एक्चुअली आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सुना है, और कल का जो बुद्ध का जो आपने नाली के बारे में भी बताया बहुत डिफरेंट था, लेकिन इसमें था कि बुध कौन सा स्वरूप कौन सा ग्रह का फल देगा, वो भी कभी भाग्य स्थान में रहता है तो कभी शनि का फल देता है, बुध का देता है, तो वो उसके लिए थोड़ा लाइट वो मैंने बुध का ग्रह कराना है ना, अभी तो बाकी हाँ। बचा हुआ है। नहीं वो नाली नाली। वो अच्छा कल अच्छा। क्या होता है, होता क्या है, कभी कभी कोई ज्यादा कलेक्शन पड़ा होता है ना दिमाग में, कभी कोई फाइल अच्छा अच्छा, ये हो जाता है। तो बात तो चल रही होती कुछ, वो समझा तो कुछ और अंडा रहा था, वो फिर अंडा दूसरा ही अंडा शुरू हो गया है। फिर वो ध्यान में आया कि अंडा गलत अंडे में घुस गया, भाई ठीक वापिस आओ बाहर आओ, तो है ना। ये खोपड़ी भी अंडा ही है, तो ये बुध में कुछ और ही घुस गया। तो मैं दिमाग तो मेरा ये था कि मैं बुध की नाली बुध ग्रह के साथ कराऊंगा। हाँ वही वैल्यू जो निकालना है जो मैं उसके साथ ही सिखाऊंगा कि बुध ग्रह का असर देगा, तो बुध का असर सारा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। वही तो ये था कि मैं जब कुर्बानी के ग्रह करा दूं तो मसनूई भी करा दूं, तो ताकि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी क्या हो रहा है कि स्टूडेंट का दिमाग है ना चिपक गया उस बात को, वो दिमाग में जैसे बिठा के आए थे कि हर भाव का अलग अलग कराओ और हमें तो रेमेडीज पे चिपकना है। तो मैंने बहुत प्रवचन दिए पर वो सारे प्रवचन फेल हो गए, तो प्रवचनों की कुछ बात बनी नहीं। बराबर। इस मैटर में जब मैंने अपने आप को फेल हुआ पाया तो मैंने कहा चलो भाई, पर मैं अपनी और ड्यूटी जरूर पूरी कर दूं, चाहे ये हो चाहे ना हो। तो मैंने कहा चलो भाई अब इनको मिक्सिंग करा, क्योंकि मेरा जब
जिस काम को कराने में मेरा खास इंटरेस्ट नहीं होता ना, तो मुझसे वो बहुत ढंग से हो नहीं पाता है कुदरती। और मुझे बराबर। वो ज्यादा चाहिए, अच्छा लगता है कि जो मुझे लगे कि आप लोग लगाओ और आपके मुंह से निकले, अरे वाह मजा आ गया, ये तो अब सीखा अच्छा आपने तो कोई बढ़िया चीज। तो मुझे उस चीज में बड़ा आनंद आता है। अच्छा। तो मेरा ये मानना है कि किस भाव में कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट देगा, क्या रेमेडी बनेगी, ये तो एक ना एक दिन आप अपने आप ही सीख जाओगे। हाँ वो तो वैसे भी नॉर्मल है। सीख जाओगे, वैसे भी सीख जाओगे। इसमें कोई टेक्निक नहीं खास। मैं इसलिए मैक्सिमम अपनी क्लास में टेक्निक पर काम करना चाहता हूँ, और मैंने, आपने देखा होगा, टेक्निक ही पढ़ा रहा हूँ मैं नहीं उसको। आपका। और जबकि वो कराना ना मेरे लिए बहुत आसान होता, मैं भी एक पीपीटी साथ में लगाता, देखो भाई फलाना ग्रह फलाने भाव में 3 उपाय नीचे लिख देता, बराबर। आप भी खुश हम भी खुश। पर वो उससे होता क्या कि 45 दिन के बाद जब आप कुंडली देखते, तो कुछ पकड़ पाते कि नहीं पकड़ पाते, इस बात की कोई गारंटी नहीं। हम्म। नहीं चलिए बढ़िया कौशल, कॉन्सेप्ट था आपका। जी कौशल साहब, सागर साहब, ईशान, सोनू गुरु जी। जी नमस्कार। हाँ गुरु जी नमस्कार। 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 गुरु जी मैं पूछ रहा था कि आपने जो मनसूबी घर की कॉन्सेप्ट बताई है, तो उसमें टक्कर की या क- दृष्टि का भी संबंध माना जाएगा इसमें? क्या बताया आपने, दोबारा बोलना। जो आपने एक मनसूबी ग्रह मिलन बताया, जो हम्म, जैसे तो एक मनसूबी ग्रह बनता है, तो ये दृष्टि के हिसाब से बनता है या टक्कर के हिसाब से बनता है? नहीं नहीं नहीं, ये दृष्टि और टक्कर का इसमें कोई लेना देना नहीं। या तो ये साथ बैठेंगे तो बनेगा, या इसको अलग अलग तरीके से देखो, इसमें टक्कर टुक्कर का ठीक है, कोई। धन्यवाद धन्यवाद। यस सर। हाँ जी, सर पूछो। हाँ बताइए। हाँ सर, मेरे को उन्होंने एक्चुअली काफी डाउट आपने क्लियर कर दिया मेरा। उन्होंने सेम क्वेश्चन था सर, मेरे को ये पूछना है, जैसे अगर जैसे शनि 7वें घर में अच्छा होता है, उसमें 4 ग्रह बैठे हैं, तो अगर वो किस्मत का ग्रह बन गया हमारा, तो वो पावरफुल हो गया। तो अगर मसनूई ग्रह में अगर हम देखें कि सूर्य वीक है सोनू 7वें जी, घर। पावरफुल हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग मुद्दा है। अच्छा किस्मत का ग्रह होना वो अलग मुद्दा है। अच्छा किस्मत का ग्रह देखना है हमने कि किस्मत का ग्रह बना कि नहीं बना। किस्मत के ग्रह का हमने ध्यान बहुत रखना है, बस इसको इसलिए ध्यान रखना है, और अच्छा। उसको ताकत देना है, उसको कमजोर नहीं होने देना। ठीक है सर। सर अगर जैसे आपने बोला सूर्य और शनि दोनों मिलके नीच का राहु, लेकिन अगर बीच में मरकरी आ जाएगा तो भी वो नीच का राहु ही बनेगा? सूर्य और शनि अगर दोनों अलग, मतलब दोनों एक साथ बैठे हो, तीसरा कोई नहीं हो, मसनूई जब माना जाएगा जब तीसरा कोई नहीं। अच्छा, तो वैसे नहीं, अगर 2 ग्रह और साथ में है तो नहीं माना जाएगा ना? नहीं नहीं, फिर वो देखा जाएगा दोनों, मतलब 4 ग्रह हैं, तो समझो लड़ाई हो गई उनमें। ये ठीक है। देखो कि कौन सा उनमें ज्यादा ताकतवर है। तो वो सेम। पहले तो डिसाइड करो कि 4 में से कौन है। जैसे अच्छा घर परिवार में डिसाइड हो जाता है, एक बाप के 4 औलाद हैं, हाँ कौन जी से बेटे की सबसे ज्यादा चलेगी, तो हाँ सिंपल जी। है, जो ज्यादा कमाएगा उसकी चलेगी भाई। ठीक है सर। अब चाहे वो बचपन में बावला रहा हो, पर जब ठीक कमाएगा तो सुनी उसी की जाएगी। अब चाहे ठीक कितना ही कह दो माँ बाप कि भाई सारे हमारे लिए बराबर है, हाँ बराबर जी नहीं है। जो ज्यादा कमाएगा, जिसकी रेस्पेक्ट ज्यादा होगी मार्केट में ना, हाँ जी। चलेगी भी उसी की और सुनी भी उसी की जाएगी। ठीक सर। सेम विद अगर जैसे एग्जॉल्टेड हो जाता है, वीनस हो जाता है एग्जॉल्टेड 12वें घर में, तो वहां पे अगर सूर्य मरकरी वीनस है, तब भी हमें अलग अलग नहीं देखना है, मतलब कि हमें मसनूई नहीं देखना, वो नहीं देखना है, अलग अलग ही देखना है, एक बात समझ लो, कॉम्बिनेशन नहीं देखना है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है। एक चीज है, उसके 2 टुकड़े, या ठीक है तो 2 सर। टुकड़ों को अलग अलग करके देख लो, वो भी ठीक है सर। अलग अलग देखना है, अलग अलग दृष्टिकोण से। ठीक है या सर। दोनों टुकड़ों को इकट्ठा मिला दिया, वो तीसरा बन गया। सिंपल सी बात है। शनि ठीक है और सर। चंद्र दोनों मिलाए, केतु खराब बना। अब आपने देखना है शनि चंद्र बैठे कहाँ है। आपने देखा शनि चंद्र 7वें घर में बैठ गए, ये हो गया घर गृहस्थी का घर। तो खराब केतु का असर कहाँ पे होगा, घर गृहस्थी में होगा। तो ठीक घर है सर। गृहस्थी कैसे खराब होगी, खराब केतु की विचारधारा के कारण घर गृहस्थी बर्बाद होगी। पर वो केतु अगर शुभ वाला केतु है, वहां पर शुक्र और शनि 7वें में बैठे हैं,
तो केतु यहाँ पर भी आ गया शादी में। घर गृहस्थी के घर में केतु है, पर शुक्र शनि के मिलन से उच्च केतु है, प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, तो खानदान को तारने वाला बना हुआ है। हाँ जी। तो वहां पे वो बर्बाद नहीं होने देगा घर गृहस्थी। समझ रहे हो बात? ऐसा तो बिल्कुल अपोजिट। चलिए बहुत नमस्कार। नहीं अब और आगे नहीं। सर एक चीज पूछना सर, एक चीज सर, उच्च का राहु जो है किस किस से मिलकर बना है सर? ये थोड़ा छूट गया। उच्च का राहु मंगल और शनि से मिलकर के बना। अच्छा, मंगल और शनि। सर ये सिर्फ युति में ही बनेगा ना, जैसे एक दूसरे? अच्छा, देखने का कोई चक्कर नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। चलिए धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू, रह गए काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू।